फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं इसी बारे में बता देता हूं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, फिटर थ्योरी की क्लास है और आज जो क्लास हो रही है आईटी सेकेंड ईयर की हो रही है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3 है। और अगर आपने इसके पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 तो पार्ट 2 पहले उनको देख लीजिए, तभी मजा आएगा, क्योंकि हम लोग सब क्वेश्चन पूरा डीपली सॉल्व करते हुए चलते हैं और जब क्वेश्चन रिपीटेड थोड़ा बहुत से रिलेटेड आते हैं तो आगे उतना डिटेल में नहीं जानते हैं, तो इसलिए अगर आप सीरियल से देखेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। बाकी पीडीएफ और टेस्ट की बात कर ले तो यह कैसे होगा भाई, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, globaliti.org पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का टैब आपको दिखाई देगा और यहीं से सारा काम बन जाना है। ठीक है, आईटीआई मॉक टेस्ट 2025 यहाँ पे देखिए पीडीएफ के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँ वेबसाइट पे, तो ग्लोबल आईटीआई हमने सर्च किया, पहली वेबसाइट मिल गई globaliti.org के नाम से, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, देखिए नीचे को स्लाइड करेंगे और आपको मिल गया आईटीआई निमी मॉक टेस्ट 2025। निमी क्वेश्चन बैंक है आपका, पीडीएफ का, सीबीटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, मार्कशीट डाउनलोड वगैरह करने का सारी जानकारी, मतलब यहाँ पे जो भी अपडेट वगैरह आती है, एडमिट कार्ड वगैरह सब यहीं पे आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको देना है, क्लिक कर लीजिए यहाँ पे मॉक टेस्ट पे। जैसे ही क्लिक किया हमने, नया टैब देखिए इस तरह से ओपन हो गया, नीचे को स्लाइड किया हम लोग, अब ऑप्शन यहाँ पे कई सारे आ गए, क्योंकि हम लोग फिटर थ्योरी सेकंड ईयर का चाहिए था, यहाँ देखिए लिखा फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट, इधर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही नया टैब ओपन हुआ, नीचे को स्लाइड किया हमने, देखिए सेकंड ईयर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, कोई भी मान लीजिए 3 वाला देना, 3 पे क्लिक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आ रहा है क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्लिक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो कितना आसान है, बड़े आसानी से आप इस तरह से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया टेस्ट देने का। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूं। बाकी पीडीएफ भी इसी तरह आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो या तो आप पहले होम पेज पे चले जाइए, जो आपका होम पेज है। ठीक है, यहाँ होम पे आ गए हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से मॉक टेस्ट, यहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्लाइड कर लेंगे ना, यहाँ अलग से बना हुआ फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, दोनों लिखा हुआ फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ आ गया, इस पे बंद करे पे क्लिक कर लीजिए, बंद हो गया। नीचे आ जाइए, देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए, सारा पीडीएफ एक जगह यहाँ इकट्ठा पड़ा हुआ, देखिए 10 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन का बना करके 50 दाम में 500 पूरे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये तरीका मैंने बता दिया पीडीएफ का और टेस्ट का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में जो मार्क किया गया है इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, किसमें, इन लैपिंग टूल। चलिए ये लैपिंग टूल है, मैंने आपको बताया भी है कि जैसे आपके जॉब को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग लैपिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग, ठीक है, फाइलिंग, ये सब प्रक्रिया, कई सारी प्रक्रिया अपनाते हैं, पर होनिंग से भी बढ़िया फिनिशिंग लैपिंग में आता है। कहने का मतलब है चाहे आपका लैपिंग हो, ग्राइंडिंग हो, फाइलिंग हो, होनिंग हो, तीन में अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट जो है फिनिशिंग किससे मिलता है, लैपिंग से मिलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए यह लैपिंग टूल है, देखिए यह बेलनाकार आकृति में बनाया गया, मतलब सिलेंड्रिकल आकृति में, तो यह किसी छिद्र वगैरह की, किसी होल की लैपिंग करने की यूज में आएगा। जबकि इसके पिछले पार्ट में हम लोग जो पढ़े थे इसके पहले, तो उसमें हम लोगों ने कैसा पढ़ा था, उसमें स्क्वायर टाइप, आयताकार टाइप, ऐसा फ्लैट था हमारे पास और उस पर ऐसे ग्रुप्स कटे हुए थे। ठीक है, फ्लैट टाइप का हमारे पास लैपिंग टूल था, इस पे ग्रुप कटा हुआ था जो लैपिंग कंपाउंड को, अब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ करके रख रहा था। तो इसके तरह हम लोग फ्लैट सरफेस की लैपिंग कर रहे थे, पर किसी होल की लैपिंग करना तो इसलिए उसके लिए सिलिंड्रिकल आकार वाला लैपिंग टूल आता है, जो इंटरनल के लिए यूज किया जाता है ना, आंतरिक होल वगैरह के फिनिशिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे देखिए 2 पार्ट है, एक ये दिख रहे हैं, यहाँ नट से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबाई में ऐसे ग्रुप्स कटा हुआ, पूरा लंबा ग्रुप कटा हुआ, और एक घुमावदार ग्रुप कटा हुआ। तो जो ये घुमावदार ग्रुप कटे हुए ना, इन घुमावदार ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्रुप्स ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ग्रुप बोला जाएगा। और ये जो पूरा लंबाई में खांचा कटा हुआ है, जो घुमावदार खांचा है, इसको ग्रुप बोलते हैं। जो पूरा लंबाई में खांचा कटा हुआ है इसको हम लोग स्लिट बोलते हैं, जो यहाँ पे एक्स के रूप में पूछ रखा है, क्या बोलते हैं डियर, स्लिट बोलते हैं। तो ये पूछा भी था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फायदा क्या है, तो देखिए ग्रू क्या करता है, तो ग्रू जो होता है हमारा ना, वो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रखता है। लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखने के लिए ग्रू यूज किया जाता है। ठीक है, लैपिंग टूल में स्लिट कर, चलिए ये आगे भी है, कोई बात नहीं, यहीं पे डिटेल में देख लेते हैं, फिर आगे का थोड़ा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, ये लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखने के लिए। बात आएगी लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, यही मैं बता देता हूं आप लोगों को। लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है भाई, तो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रखता है। तो बात आएगी लैपिंग कंपाउंड होता क्या है, तो लैपिंग कंपाउंड हमारा ना, लैपिंग व्हीकल
लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल प्लस अब्रेसिव पार्टिकल को मिला करके बनते हैं। किसको? अब्रेसिव पार्टिकल। अब यह दोनों चीजें क्या है, तो देखिए अब्रेसिव पार्टिकल हमारा किसका हो सकता है, जो अब्रेसिव पार्टिकल है हमारा यह हो सकता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, ठीक है, डायमंड का हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है और बोरान कार्बाइड हो सकता है। इनमें से किसी का भी हमारा अब्रेसिव पार्टिकल हो सकता है। अब्रेसिव पार्टिकल कहने का मतलब है कि ऐसे जो मैंने ऊपर लिखा ना, इन सब मेटल का किसी का भी हो सकता है। वो ऐसे छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, महीन बुरादे टाइप के छोटे छोटे ऐसे तीक्ष्ण धार वाले पार्टिकल होंगे, वो इनमें से किसी मेटल का हो सकता है, उसी को अब्रेसिव पार्टिकल बोलते हैं, जो घिसने वाले पार्टिकल होते हैं। लैपिंग व्हीकल क्या होता है भाई, अगर लैपिंग व्हीकल की बात करें, जो हमारा लैपिंग व्हीकल होता है ना, ये ऑयल या ग्रीस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, बेंटोमाइट ऑयल, इस टाइप की चीजें, कई सारी चीजें होती है ना, तो ऑयल या ग्रीस मतलब जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल है, इसको हम लोग पेस्ट के रूप में बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग लैपिंग प्लेट को चार्ज कर सके और वो कटाई कर सके। पहले तो ये हमारा बेलनाकार मेटल का है, तो यह अभी हमारे किसी काम का नहीं है जब तक इसके ग्रुप में लैपिंग कंपाउंड को ना भर दिया जाए। तो लैपिंग कंपाउंड हमारे इन दोनों को मिलाया जाएगा, लैपिंग व्हीकल ऑयल या ग्रीस को इन अब्रेसिव पार्टिकल में मिलाकर के एक पेस्ट बना लिया जाएगा। अब्रेसिव पार्टिकल इन मटेरियल के हो गए, प्लस लैपिंग व्हीकल नहीं रहेगा तब भी ये किसी काम का नहीं। वो पार्टिकल आप इसमें डालोगे तो वो गिर जाएगा बुरादे के रूप में। तो इसमें ऑयल या ग्रीस मिला करके उसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला करके उसको पेस्ट के रूप में बनाते हैं। जब ये दोनों पेस्ट तैयार हो जाता है तो इसी पूरे को लैपिंग कंपाउंड बोला जाता है, और उन लैपिंग कंपाउंड को इन ग्रुप्स में भर दिया जाता है। ठीक है, इन ग्रुप्स में भर दिया जाता है, मतलब ग्रुप्स ने क्या किया, ग्रुप्स लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखता है। आप कह सकते हैं जो ग्रुप्स होता है हमारा, ये क्या करता है भाई, ये लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखने का काम करता है। लैपिंग कंपाउंड को पकड़ कर रखता है। जबकि यहीं पे स्लिट की बात की जाए, या स्लिट क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे नट लगा हुआ है ना, इस नट को टाइट या लूज कर, अगर हम लोग टाइट करेंगे तो यह पूरा लंबा से यहाँ पे खांचा कटा हुआ है ना पूरा लंबाई में, जब टाइट करेंगे तो फैलेगा, फैलेगा मतलब उसका विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा। तो वही स्लिट का उद्देश्य क्या है, स्लिट का उद्देश्य है फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन। देखिए मैं पूरा इसका निचोड़ ही है कि पार्ट में बता दिया, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर लोगे। फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए स्लिट, और लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखने के लिए ग्रू। और क्या लैपिंग कंपाउंड है वह चीज भी मैंने बता दिया, कैसे बनता है, क्या चीजें है। ठीक है, अब सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, आगे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखिए पूछ रहा है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। भाई ये स्लिट क्यों दिया गया है, स्लिट क्यों दिया गया है, मैंने भी बताया। स्लिट क्या करेगा, जब आप नट को टाइट करोगे तो फैलने और सिकुड़ने में मदद करेगा। फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है जो फिगर में दिखा रखा है। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे क्या है, ये हमारा लेथ मशीन का चक है। क्या है, लेथ मशीन का चक है। इसमें ये हमारा जॉब पकड़ा गया है। क्या पकड़ा गया है भाई, जॉब पकड़ा गया है जो रोटेट कर रहा है, इसलिए एरो बनाया गया कि रोटेट कर रहा है चक के साथ। और इसके ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, टुकड़ा है। ठीक है, इसके नीचे हाफ राउंड और वृत्ताकार आकृति बनी हुई है, और इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं, जो ब्लैक कलर की चीज वो दिख रही है, दरअसल वह क्या है हमारा, ये हमारा लैपिंग कंपाउंड है डियर। ये क्या है हमारा ब्लैक कलर वाला लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड है। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग करते हैं लैपिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनल रिंग लैपिंग। क्या यह इसके द्वारा इंटरनल पार्ट की लैपिंग किया जा रहा है, इंटरनल नहीं, बाहरी सरफेस है जो आप घूम रहा है उसके बाहरी सरफेस की लैपिंग हो रही है। तो इंटरनल वाला तो होगा नहीं। फिर वैसे ही देखिए सी वाले में भी इंटरनल लिखा हुआ है, तो यहां भी इंटरनल वाला नहीं होगा। ठीक है, दो इंटरनल वाले काम खत्म हो गए, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहरी सरफेस की लैपिंग की जा रही है। अब क्या बचा, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग और लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो जहां पर भी लकड़ी का ब्लॉक वाला यूज किया जाता है, या लैपिंग लार्ज डायमीटर, बड़े डायमीटर की लैपिंग करने के लिए हम लोग लकड़ी का गुटका या ब्लॉक यूज करते हैं, और इसके नीचे लैपिंग कंपाउंड को पेस्ट कर दिया जाता है। और उसमें जो हम लोग लैपिंग करते हैं ना, जॉब हमारा रोटेट करता है, रोटरी मोशन करता है। और यह जो हमारा देखिए इसलिए एरो बनाया गया है, इसको हम लोग आगे पीछे की गति देते हैं, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं, और हमारे जॉब की लैपिंग हो जाती है। बड़े डायमीटर के
लैपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। What type of abrasive are used in honing cast iron and non-ferrous metal? ठीक है, What type of abrasive are used? किस टाइप के अब्रेसिव यूज किए जाते हैं कहां पर भाई? होनिंग में। किसकी बात? लैपिंग की बात नहीं कर रहा, देखिए ये होनिंग की बात कर रहा है। इससे पहले हम लोग लैपिंग का पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे होनिंग का पूछ रहा है। कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल, अलग धातु। ठीक है, देखिए जो डायमंड हमारा यूज किया जाता है ना, तो जो लैपिंग के लिए यूज किया जाता है तो उसी के लिए यहां भी यूज किया जाता है टंगस्टन। इसके लिए डियर टंगस्टन और सिरेमिक, टंगस्टन और सिरेमिक के लिए। ठीक है, बोरान कार्बाइड हमारा लैपिंग में यूज होता था डाई व गेज के लैपिंग के लिए, डाई गेज के लिए ये उसमें होता था ना। और सिलिकॉन कार्बाइड जो है यहाँ पे हमारा, जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना, यह यूज किया जाता है हमारा किसके लिए? कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन के अलावा किसके लिए? नॉन फेरस मेटल के लिए। ध्यान दीजिएगा, जबकि लैपिंग में यह किसके लिए यूज किया जाता था? लैपिंग में सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कास्ट आयरन और हार्ड स्टील के लिए यूज किया जाता था, जबकि होनिंग में हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। होनिंग लैपिंग दोनों अलग चीजें, तो पॉइंट को याद ध्यान में रख करके तब काम कीजिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा स्टील के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए डियर? स्टील के लिए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड ना, कास्ट आयरन नॉन फेरस, किसके लिए? सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which method of surface hardening the surface remains free from scales? सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? स्केल मुक्त का मतलब है ना, जो हमारी जॉब होती है, जो मेटल का जॉब होता है, जब उसे गर्म ठंडा करो ना तो उससे काली पपड़ी जम जाती है, उसी को स्केल बोलते हैं, मिल स्केल बोला जाता है। काली पपड़ी जम जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हम लोग किसके द्वारा सरफेस हार्डनिंग करेंगे? तो सतह स्केल मुक्त बनेगी, उस पर काली पपड़ी नहीं पड़ेगी। तो वह कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग का, केस हार्डनिंग का दरअसल बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो केस हार्डनिंग के ही टाइप है। मैंने आपको बताया था केस हार्डनिंग मतलब क्या? जब किसी जॉब के सिर्फ बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाए। केस मतलब बाहरी, जैसे आपका केस क्या होता है? सबसे बाहरी सरफेस पे ना, सर पे होता है, वैसे ही आपको ये भी ध्यान रहेगा केस हार्डनिंग मतलब किसी भी जॉब पे सिर्फ बाहरी सरफेस को हार्ड करे, अंदर का भाग टफ और मुलायम बना रहने दे, वही हमारा केस हार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं पहले बता चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, सीरियल से देखते आइए तभी मजा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केस हार्डनिंग आपको समझ में आएगा। इसी का टाइप है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में क्या होता था, यह भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें लोग नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके ऊपरी सरफेस को हार्ड करते थे। किसको प्रवेश करा के? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमें कैसे मिलती थी? अमोनिया गैस से मिलती थी। कैसे मिलती थी भाई? अमोनिया गैस से मिलती थी। ठीक है, केस हार्डनिंग बता दिया मैंने आपको, उसी का टाइप है। फ्लेम हार्डनिंग, तो यह देखिए फ्लेम हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग। इसमें क्या होता है? गैस का फ्लेम बना करके, गैस से हम लोग फ्लेम बनाते हैं, ज्वाला बनाते हैं, और उससे जॉब को गर्म करके फिर देखिए इसमें क्या किया गया है, फ्लैट वाला दिखाया गया कि हमारा आगे आगे क्या है, बर्नर है, इसमें आग जल रही है, हम धीरे धीरे इसको आगे जा रहे हैं, सरफेस जो गर्म होते जा रहे, पीछे पीछे पानी का स्प्रे बिगड़ाते हुए आ रहे हैं, आगे आगे ज्वाला, पीछे पीछे पानी का स्प्रे, तो गर्म होगा, पीछे से तेजी से ठंडा होगा, ऊपरी सरफेस हार्ड हो जाएगी। नीचे भी वही है, दोनों सेम है, ज्यादातर एग्जाम में यह वाला फिगर आता है आपके। ठीक है, इसमें बेलनाकार भाग को दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या है, इसमें देखिए फ्लेम जलती हुई दिखाया गया कि फ्लेम जल रही है, और यहाँ पे पानी का स्प्रे है, फ्लेम जलती हुई आगे बढ़ेगी, पानी पीछे पीछे, तेजी से गर्म होगा, तेजी से ठंडा हो जाएगा, हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनमें यह छोटे पदार्थ के लिए, मतलब छोटे जॉब के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि उनके जलने का खतरा रहता है। या तो ये रहता कि भाई छोटा जॉब रहेगा, फ्लेम पड़ती हो, जॉब पूरा गर्म हो जाएगा, और पानी डालेंगे पूरा ठंडा हो जाएगा। हमें सिर्फ केस हार्ड करना था, ऊपरी सरफेस हार्ड करना था, लेकिन छोटा जॉब होगा तो पूरा का पूरा हार्ड हो जाएगा, यह भी दिक्कत आती है, इसलिए छोटे जॉब के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और उसी से मिलता जुलता हमारा क्या है भाई, ये इंडक्शन हार्डनिंग है, आप देख रहे होंगे क्या है भाई, इंडक्शन हार्डनिंग। इसीलिए मैंने दोनों को लिया हुआ, जिससे कंफ्यूजन ना हो। पहले भी मैंने समझाया कि इसमें देखिए कोई भी फ्लेम, कोई भी वाटर स्प्रे आपको नहीं दिख रहा, इसमें फ्लेम और वाटर स्प्रे दिखता है। फ्लेम दिखा, फ्लेम हार्डनिंग, नहीं दिखा तो इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, फ्रीक्वेंसी का, मीडियम का, हाई का, देखिए ध्यान देना पड़ता है। अगर मीडियम फ्रीक्वेंसी की आपने करंट यूज किया, मीडियम फ्रीक्वेंसी की अगर आप करंट यूज करते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी की,
देखिए मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो जो गहराई रहेगी ना सरफेस हार्डनिंग की वो 1.5 से 2 mm तक, कितना डियर, 1.5 से 2 mm गहराई तक वो सरफेस को हार्ड करेगा। जबकि मीडियम वाला हमारा हाई वाला 0.7 से 1 mm तक। आई बात समझ में? तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो सरफेस हार्डनिंग की गहराई कम, फ्रीक्वेंसी कम तो सरफेस हार्डनिंग की गहराई ज्यादा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो इंडक्शन हार्डनिंग वह हार्डनिंग है जिसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि ये छोटे जॉबों के लिए भी उपयुक्त होती है, क्योंकि ये करंट होता है, करंट हमारा हमेशा ऊपरी सरफेस पे फ्लो होता है, अंदर सब फ्लो नहीं होता है, तो सिर्फ बाहरी सरफेस गर्म होगी और आप उसे ठंडा कर सकते हो। यही हमारा है जिसके द्वारा हमारी सतह स्केल मुक्त बनती है, क्योंकि इसमें कोई फ्लेम जल नहीं रही है जिससे उसको जलने का खतरा रहे। इंडक्शन के द्वारा करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के द्वारा करंट के, तो ये हमारा ठीक होता है। इसमें कोई जो सरफेस तैयार होती है वो स्केल मुक्त तैयार होती है, कोई काली पपड़ी वगैरह नहीं जमती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। मतलब हम स्टील को क्रिटिकल तापमान से ऊपर तक गर्म करेंगे और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। गरम किया आपने और भट्टी में ही बहुत धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है डियर, एनीलिंग। भट्टी में ही ठंडा होने देते हैं ना, किसमें होता है, एनीलिंग में होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था वो बाटी चोखा वाला, याद होगा कि बाटी को हम लोग निकाल करके तुरंत नहीं खाते, उसको राख में दबा देते जिससे वह धीरे धीरे ठंडा हो, तो आराम से निकाल निकाल के खाते रहेंगे, तुरंत ठंडा नहीं होगा, वो गर्म बना रहेगा। ठीक है, इसी में मैंने बताया था ना, यह स्टील को क्या करेगा, सॉफ्ट बना देगा, हार्डनेस को दूर कर देगा। भाई सॉफ्ट होने का हार्डनेस दूर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें से कठोरता दूर हो गई, हार्डनेस दूर हो गया, तो हार्डनेस दूर हो जाएगा, बाकी मशीन योग्यता जुड़ जाएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन दूर होगा। यह सब एनीलिंग द्वारा होता है। हार्डनिंग में क्या होता है, हार्डनिंग में हम लोग इसको देखिए, एनीलिंग में क्या करते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर जो था इससे 30 से 50, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते थे। हार्डनिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर। याद है ना, पीछे हम बता चुके हैं बराबर, इसलिए उतना मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूं, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। हार्डनिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करके तेजी से ठंडा करते हैं, हार्डनिंग हो जाता है। और हार्डनिंग के साथ ही टेम्परिंग भी होता है, दोनों एक ही साथ होते हैं। मैंने बताया था कि जब हार्डनिंग करते हैं तो कार्बन की मात्रा ज्यादा आ जाती है, जिससे उसमें कुछ अतिरिक्त ब्रिटलनेस आ जाता है, अतिरिक्त भंगुरता आ जाता है। उसी अतिरिक्त ब्रिटलनेस या भंगुरता को खत्म करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है। ये 400 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, उससे नीचे ही गर्म करते हैं। कितना, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गर्म करके उसको ठंडा करते हैं। नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परिंग में अगर एक केस हार्डनिंग में चले जाए, केस हार्डनिंग में सिर्फ ऊपर वाली सरफेस हार्ड की जाती है। अगर केस हार्डनिंग वाले में हमें टेम्परिंग करना पड़ेगा, किसमें, केस हार्डनिंग वाले में अगर हमें टेम्परिंग करना पड़ जाए, टेम्परिंग करना पड़ जाए तो वह और कम टेम्परेचर पे, वह 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे ही किया जाता है। आई बात समझ में, नॉर्मल वाले में 400 डिग्री पर, केस हार्डनिंग में सिर्फ ऊपरी केस हार्ड करते हैं, तो वहां पर जब टेम्परिंग करना होता है तो 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होता है। चलिए, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है भाई, तो नॉर्मलाइजिंग में आपको मालूम है, इसमें भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं और कमरे के तापमान पर, स्थिर वायु में कमरे के तापमान पर ठंडा होने देते हैं। तो वो हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है। आंतरिक दोष को, आंतरिक संरचना को, गेन संरचना को परिष्कृत करना, निहित स्ट्रेस को दूर करना, यह सब काम नॉर्मलाइजिंग में होता है। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा और ध्यान रखिएगा ना, इसमें जैसे मैंने नाम लिया ना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने पिछली वीडियो जो बताया था कि कोई भी हमारा मेटल हो, सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है। कितना होता है भाई, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका एक ही होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मेटल के अनुसार व मटेरियल के अनुसार बदलता रहता है। कोई भी मटेरियल हो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका 723 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और हमारा पॉइंट आता है, कभी कभी पूछता है कि जब हम लोग स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते बढ़ाते जब कार्बन की मात्रा कितनी पहुंच जाती है, 0.84%। जब स्टील में कार्बन की मात्रा 0.84% पहुंच जाए तो वह जो हमारी स्टील कहलाती है उसको हम लोग इटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इटेक्टोइड स्टील। मतलब जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.84% हो, उस स्टील को इटेक्टोइड स्टील के नाम से जानते हैं। और यह स्टील ऐसी स्टील होती है जो एक ही क्रिटिकल पॉइंट रखती है। क्या रखती है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट।
अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों बराबर होता है। बराबर होने का मतलब है दोनों ही 723 डिग्री सेल्सियस। भाई बात समझ में? तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सी ऐसी स्टील है जिसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही होता है। एक ही होता है का मतलब दोनों सेम होते हैं। नहीं तो बाकी सब में सब लोअर क्रिटिकल तो सबका बराबर, लेकिन अपर क्रिटिकल सबका बदलता रहता है। पर ऐसी स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% पहुंच जाती है उसको इलेक्ट्रोक्विट स्टील कहते हैं और उसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही रहता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बता दी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, What is the process to refine the structure of steel component? स्टील के कंपोनेंट को रिफाइन करने के लिए, ठीक है, कह रहा है स्टील के घटक की संरचना को परिष्कृत करना, रिफाइन करना। अब तक तो याद आ गया होगा किसमें होता है, नॉर्मलाइजिंग। संरचना को रिफाइन करना, आंतरिक दोष को दूर करना, आंतरिक संरचना को ठीक करना, ये सब नॉर्मलाइजिंग तो है। नहीं, स्ट्रेस को दूर करना। टेम्परिंग में क्या था, यह अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त कर रहा था। क्या कर रहा था, अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त कर रहा था। एनिलिंग की भी बात हो गई, हार्डनिंग की भी बात हो गई, अभी जस्ट पीछे बात हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। देखिए पहला फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग नहीं लग रहा मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, जस्ट पीछे हम लोग की बात हो चुकी है, यहाँ पे फिगर भी है, देख लीजिए। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग के बाद गैस कार्बोराइजिंग। नाम क्या है भाई, गैस कार्बोराइजिंग। मतलब इसमें जो सरफेस हार्डनिंग किया जाएगा गैस के द्वारा, लेकिन कार्बोराइजिंग कार्बन की मात्रा उत्पन्न करके। गैस के द्वारा तो हमारा नाइट्राइटिंग भी होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग कराई जाती है। यह गैस के द्वारा हो रहा है, लेकिन कार्बोराइजिंग लिखा है। कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन, मतलब ऐसी गैस यूज करेंगे जिसमें कार्बन होता है और उस जॉब के सरफेस में कार्बन की मात्रा प्रयोग करा करके उसको हार्ड करेंगे। ठीक है, तो कौन सी गैस हो सकती है, मीथेन हो सकती है, CH4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें भी हमारी कार्बन पाया जाता है। उन गैसों की मदद से हम लोग सरफेस को हार्ड करने की कोशिश करते हैं, तो गैस कार्बोराइजिंग कहलाता है। पैक कार्बोराइजिंग क्या है, इसके बारे में भी बात हो चुका है कि इसमें हमारा क्या होता है, एक बक्सा होता है ना भाई, एक बक्सा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बक्सा होता है स्टील या कास्ट आयरन का हो सकता है, स्टील या कास्ट आयरन का बक्सा रहेगा। उसमें जिस जॉब की हमें हार्डनिंग करनी है उस जॉब को रख देते हैं। फिर इसमें हम लोग ऐसे मटेरियल डालते हैं जिसमें कार्बन होता है, जैसे लकड़ी हो गया। क्या डालेंगे इसमें, जिसमें कार्बन होता है, जैसे आपका लकड़ी, कोयला, ठीक है, चमड़ा, हड्डी, जिनमें भी हमारा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इन मटेरियल को इसमें डाल दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस बक्से को ढक्कन से पैक कर देते हैं और फिर चारों साइड हम लोग फायर क्ले लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, फायर क्ले। एक मिट्टी होती है जिससे कि बाहर की गैसें अंदर ना जाए और अंदर की गैसें बाहर ना जाए, तो यह फायर क्ले से इसको सील कर दिया जाता है। फिर ढक्कन को स्टील के तार से भी बांध देते हैं कि वो खुले ना। फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, 880 से 930 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 5 घंटे तक गर्म करते हैं। और यह अपक्रिया तेजी से हो, अपक्रिया को बढ़ाने के लिए एनर्जाइजर के रूप में उत्तेजक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेरियम कार्बोनेट। क्या यूज किया जाता है भाई, बेरियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? जो मैंने यह पॉइंट आपको अभी बताया इन सबको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह सब आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद लास्ट है भाई लिक्विड कार्बोराइजिंग। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन कैसे सही हो गया। सही करने का तरीका बताऊं मैं आपको। लिखा है गर्म साल्ट बाथ। बाथ से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, बाथ मतलब नहाना। नहाओगे कैसे, पानी से। बात सुन के तुरंत दिमाग में आएगा नहाना। नहाना मतलब पानी, पानी मतलब लिक्विड। और इस वाले में देखिए लिक्विड लगा हुआ है। ये मैं ऑप्शन सही करने का तरीका बता रहा हूं, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। जहां बात देखना, बात से आप नहाना याद कर लेना। नहाने का मतलब लिक्विड, लिक्विड से आपको लिक्विड कार्बोराइजिंग मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे गैस कार्बोराइजिंग था, गैस के द्वारा कार्बन की मात्रा हमने प्रयोग कराया। यहाँ लिक्विड के द्वारा कार्बन की मात्रा प्रयोग कराएंगे। लिक्विड के रूप में क्या रहेगा भाई, तो देखिए हम लोग सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इनको मिलाकर के हम लोग एक बात तैयार करते हैं जिसमें जो आपको डुबोया जाता है।
जिसमें जॉब को क्या करते हैं, डुबो करके और उसमें कार्बन की मात्रा प्रवेश कराते हैं। और जो इसमें सोडियम साइनाइड है, यही मेन हमारा रोल निभाता है कि हमें सरफेस हार्डनिंग कितना चाहिए। अगर जॉब की सरफेस हार्डनिंग की मात्रा कितनी होगी, मतलब गहराई कम या ज्यादा होगी, इसी पर डिपेंड करेगा। सोडियम साइनाइड की मात्रा पे ही निर्भर करता है कि जो हमारा जॉब है उसकी सरफेस हार्डनिंग कम या ज्यादा रहेगी, कितना रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, सोडियम साइनाइड की मात्रा पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क दैट। इसका पूछ रखा कि इसका नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कह रहा है टेपर शाफ्ट। भाई टेपर शाफ्ट तो टेपर तो है नहीं, पूरा बराबर है तो टेपर शाफ्ट तो होगा नहीं। स्प्लाइन शाफ्ट क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए यह हमारा जो है ना, एक सेकंड थोड़ा मैं गेट बंद कर लेता हूं, ठीक है। यह जो है हमारा क्या है भाई, यह हमारा स्प्लाइन शाफ्ट। यहाँ आप देख रहे हैं इस पे गियर की तरह दांतें कटे हुए शाफ्ट पे, और यह जो है यह स्प्लाइन हब कहलाता है। यह क्या कहलाता है, स्प्लाइन हब कहलाता है। और ये हमारे पास स्प्लाइन शाफ्ट है, ठीक है। तो स्प्लाइन शाफ्ट पर गियर की तरह दांतें कटे होते हैं, और यहाँ पे होता है स्प्लाइन हब। इसमें भी हमारा क्या होता है, इसी के अनुसार दांतें काट दिया जाता है जैसे जिससे यह इसके अंदर सेट हो सके। तो यही हमारा होता है क्या, स्प्लाइन शाफ्ट, और ये जिसके अंदर इसको सेट करते हैं डालते हैं उसको स्प्लाइन हब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे देखिए क्या था, ये जो हमारा स्प्लाइन शाफ्ट था, ऐसे गहरे गहरे दांतें कटे हुए थे, स्प्लाइन शाफ्ट है, और इस पे गियर चढ़ाया गया है। लेकिन गियर के अंदर जो चढ़ाया गया ना, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे स्प्लाइन डब रहा है ना, वो वैसा ही खांचा यहाँ भी कटा रहा होगा भाई। इसी के जैसे जैसा ये हमारा स्प्लाइन शाफ्ट है, ऐसा ही खांचा कटा रहेगा, तभी तो ये इसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा, चढ़ पाएगा, फिर फंस के आपस में चलेंगे। तो ये हमारा स्प्लाइन शाफ्ट कहलाता है। और जो हब में इस टाइप पे खांचा कटा जाता है जिससे इसको इस पे चढ़ाया जा सके, उसको स्प्लाइन हब बोलते हैं, ठीक है। और स्क्रू पिच गेज क्या है, तो इसके एक बार देख लीजिए, ये हमारा क्या है, स्क्रू पिच गेज है या थ्रेड पिच गेज। जहां यूज होता है तो जब कहीं स्क्रू पे थ्रेड कटा होता है तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो दूरी होती है उसी को पिच कहते हैं, और इसी को चेक करने के लिए ये स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज यूज किया जाता है। इन पर लिखा होता है, जैसे इस पे 0.8 mm पिच लिखा हुआ है, तो उसी पिच का मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक इस पे जो दूरी होगी 0.8 mm होगी। मान लीजिए इसको मैंने इस पे लगा और इस पे एग्जैक्ट बैठ गया, तो जो हमारी यहाँ पे ब्लेड एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर जाएगी। इस पे अगर 0.8 mm लिखा और यही मैच कर गई, तो इसका मतलब इसका भी पिच 0.8 mm होगा। इस तरह से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सेरेटेड शाफ्ट क्या होता है, तो देखिए ये वाला हमारा सेरेटेड शाफ्ट है। इस पर भी वैसे ही मेन लाइनें खिंची हुई है, बस फर्क है कि इस पे ज्यादा गहरी ऐसे ही लाइनें खिंची हुई, लेकिन इस पे गहरी लाइनें खिंची थी, गियर की तरह गहरी लाइनें खिंची हुई थी, गहरे दांते बने हुए थे, तो स्प्लाइन शाफ्ट। और ऐसे महीन दांते बने होते हैं, सीधी सीधी लाइनें महीन दांते बने होते हैं, तो ये हमारा सेरेटेड शाफ्ट कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरेटेड शाफ्ट। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है। शाफ्ट और हब दोनों में कटे कीवे में फिट होता है, कौन सा है भाई, ठीक है। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन कैसा हो भाई, आयताकार हो, और शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में ना। विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब, शाफ्ट और हब दोनों में। देखिए जो शंख की होता है हमारा, शंख की तो होती है, शंख की क्या होता है, हमने मेन दो भागों में बांटा था, शंख की और सैडल की। तो हमारी शंख की ही वह की है जो क्या होता है दोनों में, मतलब शाफ्ट और हब दोनों के खांचा में। हमने यही बात किया था ना कि शाफ्ट हो गया हमारा और हब हो गया, पहले आ चुका है क्वेश्चन, हमने बताया था कि अगर शाफ्ट और हब दोनों में, भाई ये शाफ्ट हो गई, और शाफ्ट पे जो पुलिया गियर चढ़ाया जाता है उसको हब कहते हैं। अगर शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा हुआ हो तो शंख की कहलाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हब में, जैसे शाफ्ट पे कोई खांचा नहीं, जो हमारा हब है जो पुलिया गियर सिर्फ उसमें खांचा काटा जाए तो हमारा क्या सैडल की कहलाता है, शंख की और सैडल की। यह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं दोनों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शंख की। फिदर की क्या है, तो देखिए इसी के अंतर्गत आता है, फिदर की हमारा शंख की के अंतर्गत आता है। ये वाला जो फिगर है आपका ये फिदर की का है, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है, मैं थोड़ी साउंड आने लगी थी इस वजह से मैंने थोड़ा वीडियो रोक दिया था। चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्या भाई कि फिदर की भी शंख का ही एक टाइप है। यह इस तरह से बना होता है, इस मतलब कोने को उसको थोड़ा राउंड कर दिया जाता है। इसमें भी एक की क्या होती है कि जैसे आधा शाफ्ट में चली जाती है और आधा हब के अंदर रहती है, इसलिए शंख की के अंतर्गत है, क्योंकि शंख में आधा शाफ्ट और आधा हब दोनों में हमारी की रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी की है इसमें दो होल बने होते हैं और शाफ्ट में भी होल बनाया गया होता है, जिससे कि की को यहाँ पे रख करके इसको स्क्रू के द्वारा यहाँ पे टाइट किया जा सके, ठीक है। तो यह जो की होती है, हालांकि आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यह जो हमारी की है सिर्फ रिलेटिव जो रोटेशनल रिलेटिव मोशन को, जो रोटरी रिलेशन मोशन होता है उसको रोकता है,
लेकिन एक्सियल मोशन को होने देता है। जो यहाँ पे एक्सियल मोशन है वो होगा, मतलब पुली इधर उधर खिसकाई जा सकती है, लेकिन उसके बीच जो सापेक्ष गति है, जो रिलेटिव मोशन है, उसको यह रोक देता है की। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं फ्लैट सैडल की। तो ये वाला जो है हमारा फ्लैट सैडल की का फिगर है यहाँ पे, और यह जो है हमारा हॉलो सैडल की का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या, हम लोग बहुत पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फ्लैट सैडल की होता है ये हमारा बिल्कुल ऐसे फ्लैट, इसकी आकृति इस तरह से होती है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, इस तरह से फ्लैट सैडल की। और जो आगे इसका हिस्सा, क्योंकि भाई अगर हमारी नॉर्मल शाफ्ट है, इस पे अगर आप फ्लैट सैडल की को ऐसे बैठाओगे तो दोनों साइड खाली रह जाएगा, ठीक से बैठेगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि शाफ्ट में कोई कीवे काटा नहीं जाता सैडल की में, तो हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट पे जहां पे की लगाना होता है वहां पे थोड़ा सा घिस देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा घिस दिया गया, जिससे की को बैठने के लिए स्थान मिल सके। ठीक है, और यहाँ हब में आपका कीवे कटा होता, शाफ्ट में देखिए कोई कीवे नहीं, शाफ्ट में कोई कीवे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हब में कीवे बना हुआ है। तो ये सैडल की है। हॉलो सैडल की क्या बोलते हैं, तो देखिए उसमें जो होता की बिल्कुल सिंपल थी, इसमें क्या किया जाता है, जो की का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो सिंपल ना बना करके जो शाफ्ट का कर्व है, जैसा वक्रता भाग है, जैसा कर्व शाफ्ट का, उसी से मैच करता हुआ की के अंदर भी हम काट देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाता है, यही हो जाता है हमारा हॉलो सैडल की। मतलब नीचे ऐसे हॉलो टाइप का बना दिया जाता है, तो हॉलो सैडल की कहते हैं। ये हमारा सैडल की का ये एक टाइप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट के लिए कौन सी की उपयोगी है, टेपर्ड शाफ्ट के लिए कौन सी की उपयोगी है। पहला ऑप्शन क्या भाई, फिदर की का है। तो यह देखिए, यह जो है फिदर की का फिगर है, और जस्ट अभी पीछे हमने इसके बारे में बात कर लिया, यह शंख की के अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्लैट सैडल की भी जस्ट अभी हमने पीछे देखा, इसके बारे में भी हम लोग को बात हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा होता है, की में सॉरी शाफ्ट में कोई खांचा नहीं कटा होता है। ठीक है, उसके बाद दो हो गया। अब गिव हेड की बात करते हैं। तो यह जो है हमारा गिव हेड की है, यह वाला जो है हमारा क्या भाई, गिव हेड की है। इसमें क्या होता है देख रहे हैं ना, इसी को गिव हेड बोलते हैं। ये जो इसका उभरा हुआ नॉर्मल की होती है, लेकिन इसमें देख रहे हैं हेड टाइप का बना हुआ, इसी को गिव हेड की बोलते हैं। जहां पर शाफ्ट के किनारे पुली गियर वगैरह लगाना होता है, तो यह की काफी आसानी से लगाई जा सकती है और निकाली जा सकती है, इसलिए इसको वाइज करते हैं, इसको गिव हेड बोलते हैं। हैमर से स्ट्राइक करके इसको लगा देते हैं, और निकालने के लिए इस हेड की मदद से फंसा करके बाहर निकालना काफी आसान होता है। तो ये हमारी गिव हेड की कहलाती है। और उड्रप की कौन सी है, तो देखिए यह वाला जो है हमारा उड्रप की है, जो आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा भी था टेपर्ड शाफ्ट के लिए, आप देख रहे होंगे ये यहां से यहां तक शाफ्ट पूरा बराबर है ना। यहां पर देखिए इतनी चौड़ाई, लेकिन यहां देखिए कम हो गया, मतलब इधर शाफ्ट टेपर में और यहां पर देखिए खांचा काटा गया। तो इस टेपर शाफ्ट पर ही जो की यूज की जाती है, अर्धवृत्ताकार आकृति की जो की है, इसी की को उड्रप की कहते हैं। क्वेश्चन में भी पूछा था टेपर्ड शाफ्ट पर, तो यही देखिए टेपर्ड शाफ्ट पर यूज किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस उड्रप की को हम लोग एडजस्टेबल की भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, एडजस्टेबल की भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें उड्रप की में क्या होता है कि देखिए इसमें ऊपर आयताकार है और नीचे क्या अर्धवृत्ताकार आकृति है। ऊपर आयताकार है, नीचे अर्धवृत्ताकार आकृति, मतलब जो शाफ्ट होती है हमारी, शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जाता है जिससे ये इसके अंदर जा सके। लेकिन जो हब होगा, हब के रूप में क्या होगा, पुली हो सकता है, गियर हो सकता है। तो जो हब होगा, पुली या गियर, यहाँ पे जो होगा आयताकार खांचा कटेगा। कैसा कटेगा भाई, आयताकार खांचा कटेगा। ठीक है, पुली या गियर में। लेकिन यहाँ पर कैसा कटेगा, शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा कटेगा। कैसा, अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जाएगा। आई बात समझ में। यह क्या होता है, देखिए क्योंकि अर्धवृत्ताकार है और यहाँ पर भी हमारा अर्धवृत्ताकार खांचा कटा हुआ, तो इसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जितना भी टेपर्ड है। इसीलिए टेपर्ड शाफ्ट पे यूज हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो बैलेंसिंग होगा तो अपने आप इधर उधर तिरछा होकर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इसीलिए इसको एडजस्टेबल की भी कहते हैं। यह हमारा ज्यादातर ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह में, वाहन वगैरह में यूज किया जाता है, या जहां पे टेपर्ड शाफ्ट होती है उस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की, देखिए ये मैंने फिगर ले रखा है, सर्कुलर टेपर की है, कहां पे यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था एक हमारे पास राउंड की भी होती है भाई। क्या होता है, राउंड की भी होता है। राउंड की मैंने बताया था आपको, पूरा एकदम लंबाई में बराबर होती है राउंड की। ठीक है, सर्कुलर टेपर की को हम लोग पिन की भी कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता रखा है। सर्कुलर टेपर की को हम लोग पिन की भी कहते हैं। यह जो होता है 1 संबंधी 50 का इसमें टेपर रहता है, और इसको लगाने के लिए भी देखिए शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा और हब में भी अर्धवृत्ताकार काटा। ध्यान दीजिए, अभी पीछे हमने बात किया जब किसकी, उड्रप की का, तो इसमें शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा गया था, लेकिन हब में चूंकि ऊपर की आकृति आयताकार है तो हब में आयताकार खांचा काटा गया था। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ सर्कुलर टेपर की, तो इसमें शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा और हब में भी, दोनों में अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है।
तो पूरा राउंड टाइप का बन जाता है। और इसी में सर्कुलर टेपर की को लगाते हैं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आती है क्योंकि ये सर्कुलर टेपर की है ना, तो यहाँ पे उतना अच्छे से इनके बीच में फिट नहीं हो पाते, जिस वजह से जो ज्यादा पावर लगेगा ना तो ये स्लिप करने का चांस रहता है, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो इस वजह से यह कम पावर ट्रांसमिट करता है, मतलब हल्के लाइट पावर ट्रांसमिशन के लिए, हल्के टार्क ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप ऑप्शन देखें जो पहला है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेपर सर्कुलर टेपर की कहाँ यूज करते हैं, ये इसका फिगर है, ठीक है। ये टेपर में है, यह पूरा बराबर है राउंड की वाला। यह क्या होता है, इधर इसका डाया अलग होगा, इधर डाया थोड़ा कम होगा, हल्का सा टेपर में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का टेपर में होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना, कि वो शाफ्ट के साथ ना घूमे और अपना पोजीशन में बनी रहे। कहने का मतलब जैसे हमारी जो मेन बियरिंग होती है ना, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी भाई, एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग, एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग, एक होता है एंटी फ्रिक्शन। क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है, आपका जो हाउसिंग या जो भी आपकी हाउसिंग होती है ना, हाउसिंग, ठीक है, तो हाउसिंग में हमारा क्या होता है, यहीं पे बियरिंग लगी होती है। जो फ्रिक्शन बियरिंग होता है ना, तो यहाँ पर हमारा हाउसिंग में हमारी बियरिंग लगी होती है। बियरिंग के अंदर हमारी क्या होती है, बियरिंग के अंदर हमारी शाफ्ट घूमती है। यह हमारा हाउसिंग हो गया, और हाउसिंग में हमारा क्या लगा होगा, हाउसिंग में हमारी बियरिंग लगी होती है, और बियरिंग में हमारा शाफ्ट घूमता है। बियरिंग फिक्स रहेगी, बियरिंग नहीं घूमेगी, बियरिंग हाउसिंग के साथ फिक्स रहती है और शाफ्ट इसके अंदर घूमता है फ्रिक्शन बियरिंग में। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है, हमारा जो इनर रेस होता है यह शाफ्ट के साथ फिक्स हो जाता है, इसके ऊपर बॉल या रोलर हो सकते हैं, बॉल या रोलर हो सकते हैं, और फिर आउटर रेस होता है। तो जो आउटर रेस रहता है यह हमारा हाउसिंग के साथ, जो बियरिंग हाउसिंग है, तो आउटर रेस जो होता है यह उसके साथ प्लम्बर ब्लॉक के साथ बियरिंग हाउसिंग के साथ फिक्स रहता है आउटर रेस। इनर रेस शाफ्ट के साथ फिक्स रहता है और शाफ्ट के साथ घूमता है, मतलब आउटर रेस बाहर हाउसिंग के साथ फिक्स, वह स्थिर रहेगा, और इनर रेस शाफ्ट के साथ घूमेगा, और इसके बीच में रोल करने के लिए इसलिए बॉल या रोलर यूज किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा फ्रिक्शन बियरिंग होता है, इसी को प्लेन बियरिंग भी कहते हैं, जो यहाँ प्लेन बियरिंग बोला, फ्रिक्शन बियरिंग को, इसमें क्या होता है, इसमें कोई रोलर वगैरह नहीं, सिर्फ एक हमारी बियरिंग यूज की जाती है। बियरिंग को घिसने से बचाने के लिए हम लोग इसमें बूस भी यूज कर लेते हैं। बूस हमारा किसके साथ, जो हाउसिंग है इसके साथ फिक्स, तो फिक्स कैसे होगा, तो यहाँ पे कीवे लगाएंगे, कीवे कटा होगा, की लगा करके हम इसको फिक्स कर सकते हैं, या साइड से स्क्रू लगा करके इसको टाइट करके इसके साथ जाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बियरिंग फिक्स होना चाहिए। शाफ्ट उस बियरिंग में घूमता रहता है, जब शाफ्ट घूमते घूमते इसकी डाया को जब बड़ा कर देता है, तो फिर हमें यहाँ पे बियरिंग को बदलना पड़ता है, पूरी बियरिंग बदलनी पड़ जाती है। तो इसमें बियरिंग हमारा हाउसिंग के साथ फिक्स होता है, किसमें, फ्रिक्शन बियरिंग में या प्लेन बियरिंग में। कैसे फिक्स कर रहे हैं, या तो की लगा करके या स्क्रू के द्वारा टाइट करके। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाई की या स्क्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या है। मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, आप लोग देख रहे होंगे कि भाई जो यह फिगर बनाया गया है, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं कटा है, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा है, इसका मतलब पक्का सैडल की होगा। और सैडल की में कौन सा है, फ्लैट वाला है या हॉलो वाला है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे शाफ्ट को घिस करके इसको बैठने का स्थान दिया जा रहा है, मतलब कौन सा है, फ्लैट वाला है। अगर हॉलो वाला होता तो घिसने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग की के नीचे ही क्या करते, शाफ्ट के वक्रता के हिसाब से मैच करा करके ऐसे भाग बना देते हैं, तब हॉलो वाला हो जाता। तो ये फ्लैट सैडल की होगा। टेपर संघ की क्या होगा भाई, देखिए पैरेलल और टेपर, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं पैरेलल संघ की का, यहाँ देख रहे हैं ना, जितना इसका मोटाई इधर है उतना ही मोटाई इधर है, तो पैरेलल संघ की, कोई भी टेपर नहीं है। टेपर संघ की में क्या होगा, तो ये वाला फिगर देखिए टेपर संघ की का, इसका आगे देखिए डाया और मोटाई देखिए इतना है, और पीछे देखिए इतना, पीछे मोटाई ज्यादा आगे कम, मतलब ये टेपर में है, तो टेपर संघ की सिंपल पूरा ऐसा रहेगा, तो पैरेलल संघ की कोई टेपर नहीं रहेगा। तो हालो सैडल की, तो यहाँ पे देख लिया हालो वाला है, जो भी हमने बात किया था, इसमें भी क्या सैडल है, तो शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हब में, और इस जो हमारी की होगी, की के नीचे क्या होगा, शाफ्ट के वक्रता के हिसाब से ऐसे खांचा कर दिया, जिससे वो शाफ्ट पे आसानी से बैठ सके, शाफ्ट को घिसने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस की का नाम क्या है, अब तक आप लोग पहचान गए होंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को विद ऑप्शन अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हुए आए हैं, ठीक है ना, इसलिए हमें फायदा मिला कि यहाँ पे पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही है, क्योंकि हम लोग सब डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सारे क्वेश्चन पूरा ऑप्शन के साथ सॉल्व करते हुए आते हैं। देखिए संघ की, तो आपको मालूम है संघ की, तो भाई संघ की और हमारा सैडल की यही मेन टाइप होते हैं। तो ये संघ की का ही टाइप, लेकिन कौन सा वाला, फीदर की, तो अभी हमने देखा था फीदर की यह होता है, यह क्या करता है, यह भी आधा शाफ्ट आधा हब में, क्योंकि संघ की का ये एक टाइप है, और इस पे जो है हम लोग फीदर की है हमारा, ठीक है। तो यह
रिलेटिव रोटरी मोशन को, मतलब सापेक्ष घूर्णी गति को रोक देता है लेकिन एक्सियल मोशन को होने देता है। तो यह हमारा हो जाएगा फीदर की वाला। ठीक है, वुडरफ की क्या है, तो यह है जो हमने बात किया था कि टेपर्ड शाफ्ट पे यूज किया जाता है। वुडरफ की इस तरह से चंद्रमा की आकृति की होती है, अर्ध चंद्रमा की आकृति। ठीक है, तो इसके जो टेपर्ड शाफ्ट होती है, जो शाफ्ट होती है उसमें अर्धवृत्ताकार खांचा, और जो उसके ऊपर हब लगाया जाएगा उसमें आयताकार खांचा कटा होता है। ये हमारी वुडरफ की होती है। इसको एडजस्टेबल की के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात हुई थी हम लोगों की। तो यह दोनों भी हमारे संघ की का ही टाइप है। गिव हेड की यह भी संघ की का ही एक टाइप है, और यही वाला यहाँ पे दिया गया है। इसी को तो हम लोग गिव हेड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, गिव हेड बोला जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाना और निकालना आसान होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा चीजें कंप्लीट होती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में आया नहीं आ रहा, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज और, आपको यहीं पे वीडियो खत्म नहीं करना है। इसके बाद आपको तुरंत कहां जाना है, जाना है आपको वेबसाइट पे, आपकी अपनी वेबसाइट globaliti.org पे। ठीक है, वहां जाइए, होम पेज पे नीचे स्लाइड कीजिए, पहले ही मिल जाएगा ITI NEEMI मॉक टेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कर दीजिए, और फिर अपना यहाँ पे टेस्ट ओपन कीजिए और तुरंत टेस्ट दीजिए। पढ़ने के बाद तुरंत टेस्ट दीजिए। ठीक है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उसका कमेंट करके भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।